सो वेलकम बैक गाइज टू माई यूट्यूब चैनल एंड अभी तक हम 7 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, देन वी डिस्कस्ड वन डायमेंशनल काइनेमैटिक्स, then we discussed vectors in physics, then two-dimensional kinematics, then Newton's laws of motion and the applications of Newton's laws। तो ये 6 चैप्टर हमने सीजन 1 में पढ़े थे एंड सीजन 2 में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस वन इज द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड इस चैप्टर में हम लोग 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज द कंजर्वेटिव एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोइंग टू डिस्कस विल बी पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द कंजर्वेशन फोर्सेस। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, work done by non-conservative forces, and finally the potential energy curves and the equipotentials। तो ये 5 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में एंड फर्स्ट टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे विच इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। So first topic we have the conservative and the non-conservative forces। तो फिजिक्स में हम फोर्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंजर्वेटिव फोर्सेस, द नेक्स्ट वन इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? सो कंजर्वेटिव फोर्सेस जब वर्क करती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो वर्क उसमें स्टोर हो जाता है, which can be released as kinetic energy at later point of time। मतलब जो वर्क हमने उसके ऊपर किया, that work is stored in it and that work can be used as the kinetic energy to increase the kinetic energy of that object। फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब वर्क करती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो वर्क उसमें स्टोर नहीं होता है, rather that work is dissipated to some other forms of energy जैसे heat और thermal energy। बट इसमें बच्चा बोलता है कि यार मतलब समझ नहीं आया कि कैसे उसमें स्टोर हो जाता है, कैसे हम उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। सो अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटी वुड बी द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसको समझते हैं कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है। तो देखो सपोज कि ये बॉक्स था, इनिशियली ये ग्राउंड पे था, दिस इज द ग्राउंड, एंड आपने इसको कुछ हाइट h पे आप ले आए। ओके तो आपने कुछ वर्क किया होगा इसके ऊपर। कितना वर्क किया? जो चीज हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वर्क दिस वुड बी लेट m बी द मास ऑफ द ब्लॉक। सो वर्क आपने जो किया होगा वो क्या होगा? फोर्स mg मल्टीप्लाइड विद दिस डिस्टेंस h। इतना वर्क आपने किया। अब अगर आप इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हो, रिलीज कर देते हो, इट विल गो डाउन। और इस वक्त जब ये नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी इस पे कितना वर्क करेगी? mgh सेम, एंड दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड थी या v की बात करूं तो यहाँ पे 0 है, बट जैसे आप इसको रिलीज करते हो तो यहाँ पे आके स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। मतलब जो वर्क आपने किया था, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि ग्रेविटी फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी जो वर्क कर रही है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दिस बॉक्स एंड लेटर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप कि अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या है। सो फाइनली आई कैन कंक्लूड दैट द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन बी रिकवर्ड लेटर एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये थे डिस्कशन दिस कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। अब हम मूव ऑन करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। सो अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन, this is the best example of the non-conservative force।
तो इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। सपोज ये बॉक्स है, इसको आप मूव कर रहे हो विद कांस्टेंट स्पीड v। ओके, जब आप इस पे फोर्स लगा रहे होंगे तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, पिक्चर में आएगा, जो कि पीछे की तरफ लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू के मल्टीप्लाइड विद m मल्टीप्लाइड विद g, m बीइंग द मास ऑफ द ब्लॉक। तो एटलीस्ट आप इतनी फोर्स तो इस पे लगा रहे होंगे, तभी तो ये मूव कर रहा है, म्यू के एम जी इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शन, तभी ये कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर पा रहा है। एंड सपोज आपने इसको कुछ डिस्टेंस d तक डिस्प्लेस किया, यहां तक आप इसको डिस्प्लेस करके ले आए, तो आपने इसके ऊपर कितना वर्क किया, फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। कितनी फोर्स लगाई, म्यू के एम जी इंटू डी, इतनी फोर्स आपने लगाई, तो इतना वर्क आपने किया। बट दिस वर्क, जो ये वर्क आपने किया, दिस वर्क कैन नॉट बी रिकवर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। आप इसको यहां पे लाके छोड़ दिया, क्या उसके बाद इसकी काइनेटिक इंक्रीज कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपने बॉक्स को यहाँ पे आके छोड़ दिया, तो क्या जैसे इस वाले केस में हो रहा था, आपने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया था, तो बाद में दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्या ये यहाँ पे हो पाएगा, यहाँ पे जैसे आपने छोड़ोगे तो जाके रुक जाएगा। मतलब जो वर्क आपने किया, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच इन दिस केस इज द हीट एनर्जी। तो यहाँ पे दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, इस वाले में क्या है, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, एंड यहाँ पे जो आप वर्क कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये डिफरेंस था। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है वो स्टोर नहीं होता है, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड एज काइनेटिक एनर्जी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। बट जो फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, उनका वर्क ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है, विच कैन लेटर बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो डिवीजन हम लोगों ने बना रखी है फोर्सेस की, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोज्ड पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या फर्क होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, एंड आप इसको राइट साइड आपने डिस्प्लेस किया इस तरफ। सपोज ये डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके, उसके बाद आप इसको ऊपर कुछ हाइट h पे ले गए, कितना मीटर, 1 मीटर। देन इसको आप यहां ले आए वापस इस तरफ, कितना, 1 मीटर, एंड देन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन 1 मीटर। तो एक क्लोज्ड पाथ बन गई है, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पे आ गए हो। लेट कि ये पॉइंट है A, this point is B, this point is C, this point is D. Now A से B जो ये पाथ है, इस पाथ पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया इसके ऊपर। जब आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा होगा mg, और ऑब्जेक्ट हो रहा है इस तरफ मूव, तो आपस में एंगल कितना हो गया, परपेंडिकुलर। तो ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया नहीं, तो वर्क इन केस ऑफ ए बी दिस वुड बी 0। अब अगर मैं BC की बात करूं इस वाले पाथ की, तो अब भी ग्रेविटी नीचे ही लग रहा है mg, एंड आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा इस केस में, mgh। अगर मैं BC की बात करूं, एंड क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है, आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस mgh, h यहाँ पे 1 मीटर है। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए बात करूं C से लेके D पॉइंट पे, C से D पाथ पे करूं, तो इसमें तो आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो, तो इसमें भी एंगल परपेंडिकुलर बन जाएगा ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो ये हो जाएगा 0। अब अगर मैं D से A की तरफ बात करूं, सो दिस वुड भी, देखो ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ लग रही है mg, और आप लेके भी इसको नीचे की तरफ आ रहे हो, तो ग्रेविटी फोर्स ने कितना वर्क किया होगा, mgh। बोल दो यार, जो टोटल जो वर्क किया इन अ साइकिल, दिस इज द टोटल वर्क इन अ साइकिल, दैट वुड बी, इनका सबमिशन हो जाएगा, दैट इज 0, देन दिस इज माइनस mgh, देन प्लस 0, एंड देन प्लस mgh। तो ये mgh और ये mgh कट जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आती है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स और द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफी जगह यूज होने वाली है। अब हम देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इफेक्ट क्या होता है जब हम
ऑब्जेक्ट को साइकिल में या एक क्लोज पाथ में मूव करवाते हैं तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो टोटल वर्क डन होता है इन क्लोज पाथ वो कितना होता है। तो ये अपने पास एक 3D एक ऑब्जेक्ट समझ लो इसको, एंड यहाँ पे हमने एक ये बॉक्स रखा हुआ है, इसको हम मूव करवा रहे हैं, बट इस सरफेस के ऊपर मूव करवा रहे हैं। हम इसको कुछ हाइट h नहीं देंगे, हम केवल सरफेस पे उसको राइट लेफ्ट करवाएंगे। मतलब एक बार हम कुछ डिस्टेंस d ऐसे लेके गए, देन कुछ डिस्टेंस d ऐसे लेके गए, देन कुछ डिस्टेंस d ऐसे लेके गए, एंड फाइनली हम वी आर बैक टू द पोजीशन। तो ये भी डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है। तो आप एक क्लोज पाथ में इसको ऑब्जेक्ट को लेके गए। अच्छा, जब आप इसको ऐसे मूव करवा रहे होंगे तो इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में। तो और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू के टाइम्स एम जी। इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूव हो रहा है। अच्छा, जब आप इसको डिस्टेंस डी यहां तक डिस्प्लेस करते हो तो कितना वर्क किया होगा फ्रिक्शन ने यहां पे? दैट वुड बी माइनस म्यू के एम जी इंटू डी। क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर दोनों आपस में 180 डिग्रीज बना रहे हैं। cos 180 होता है -1, तो डायरेक्टली भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ही ऑपोजिट हैं, इसलिए माइनस में यहाँ पे लगा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसे देखूं, जब आप इसको ऐसे मूव करवा रहे हो तो इस केस में फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में। और कितना लग रहा होगा? उतना ही, सेम। और इसने वर्क कितना किया होगा इस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ले लेता हूँ ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो ए और बी के केस में तो वर्क किया था इतना। बी और सी इस पाथ पे कितना वर्क किया होगा फ्रिक्शन ने? देखो इधर भी फोर्स इधर ही लग रही है, म्यू के एम जी फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट डी ही हो रही है। तो कितना होगा? माइनस म्यू के एम जी इंटू डी। सिमिलरली इसमें जो सी और डी होगा इस वाले पाथ पे, उसमें भी इतना ही लगेगा, और डी से ए होगा वो भी इतना ही लगने वाला है। तो जो टोटल वर्क होगा इन अ क्लोज्ड पाथ ड्यू टू द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट वुड बी 4 मल्टीप्लाइड विथ माइनस म्यू के एम जी इंटू डी। तो देख रहे हो, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हम टोटल वर्क देखते हैं इन क्लोज्ड पाथ, वो जीरो नहीं आता है। एक्चुअली वो सम ऑफ ऑल द पाथ आता है, विच इज इक्वल्स टू दिस। सो यहां से मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि इफ वी पुश द ऑब्जेक्ट अलोंग द क्लोज्ड हॉरिजॉन्टल पाथ, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन डज नॉट वैनिश, वो खत्म नहीं हो जाता है। अगर मैं इस केस की बात करूं, कंजर्वेटिव फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो टोटल वर्क डन आया था फॉर अ क्लोज्ड पाथ वो जीरो हो गया था, बट यहां पे जीरो नहीं हो रहा है फॉर द क्लोज्ड पाथ फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये एक और डिफरेंस है बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक पॉइंट और रह गया, उसके बाद विल डिस्कस कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट और रह गया, उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो समझते हैं इसको। देखो, दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब एक ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब कंजर्वेटिव फोर्स की बात चल रही है यहाँ पे, नॉन कंजर्वेटिव की बात नहीं चल रही है। तो सपोज कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इस डायरेक्शन से कुछ यहाँ पे इस पाथ से हम लेके गए, तो कंजर्वेटिव फोर्स ने कुछ वर्क किया होगा। लेट दिस बी W1। अब वापसी में B टू A जब हम वापस आ रहे हैं तो ये इसने कुछ ये वाला पाथ फॉलो किया, तो इसने कुछ वर्क किया होगा इस टाइम भी। लेट दिस बी W2। अब हमें एक चीज मालूम है कि जो टोटल वर्क डन होता है फॉर अ साइकिल, फॉर अ क्लोज्ड पाथ, फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, वो इक्वल्स टू जीरो होता है। मतलब W1 प्लस W2, यही तो है टोटल वर्क। इनका जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब मेरी एक और इच्छा हुई, मैं चाहता हूं इस बार ये पाथ फॉलो ना हो, कुछ और पाथ फॉलो। बी से ए की तरफ वापस आ रहे हैं, लेकिन हम पाथ कोई और फॉलो कर रहे हैं। वापस पॉइंट दोनों के सेम है, ये भी ये भी है। तो इस पर जो वर्क किया होगा, लेट दिस बी W3। तो गए तो इस वाले पाथ से थे, जो वर्क W1 हुआ था। आए इस वाले पाथ से हैं, तो जो वर्क है वो W3 हुआ। तो इस केस में भी हम लिख सकते हैं कि W1 प्लस W3 दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। बोल दो यार, क्योंकि कंजर्वेटिव पाथ के लिए जो टोटल वर्क होता है फॉर अ क्लोज्ड पाथ वो जीरो होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो W2 है दिस इज इक्वल्स टू माइनस W1, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो W3 है दिस इज इक्वल्स टू माइनस W1।
बोल दो यार। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि W2 इज इक्वल्स टू W3? मतलब जब आप B से A की तरफ आ रहे हो तो इससे ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन सी पाथ फॉलो कर रहे हो, आप ये वाली पाथ फॉलो कर रहे हो या ये वाली पाथ फॉलो कर रहे हो, वर्क सेम ही है। तो जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, या मैं इसको कुछ इस तरीके से कह सकता हूं कि द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। मतलब कंक्लूड मैं यहां पे कर देता हूं कि आप ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, यहां से आप ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, अलग अलग पाथ फॉलो करी ना आपने दोनों दोनों केस में, बट जो वर्क डन होगा दोनों ही केस में वो सेम होगा। हाँ, बट ये मत बोल देना आप कि ये अगर मैं 2 से 1 जाऊंगा तो ये वाला जो वर्क डन होगा और जो ये वाला वर्क डन होगा सेम होगा। सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। मान लो ये W1 है तो, और ये अगर ये वापसी में आप आ रहे हो W2 है, तो जो W2 होगा दिस वुड बी नेगेटिव ऑफ W1। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। हाँ, लेकिन आप सेम पॉइंट की तरफ जा रहे हो, मतलब एक से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो लेकिन पाथ अलग अलग फॉलो कर रहे हो। या तुम सीधा भी जा सकते हो या फिर ऐसे भी जा सकते हो, तो दोनों केस में जो वर्क डन होगा वो सेम ही रहेगा। या वापसी में देख लो कि आप 2 से 1 आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, फिर ऐसे आ रहे हो, तो इन दोनों केस में जो वर्क डन होगा वो सेम ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका मास हम लोग ले लेते हैं 4.57 kg, एंड इस बॉक्स को हम मूव करवा रहे हैं बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब ए से बी तक ले जाने के लिए हम दो पाथ फॉलो कर रहे हैं। एक बार तो हम इस बॉक्स को ऐसे मूव करवा रहे हैं बाय यूजिंग दिस रेड पाथ, लेट दिस बी पाथ नंबर 1। एक बार हम ग्रीन वाली पाथ से लेके गए, ऐसे देन ऐसे देन ऐसे देन पॉइंट बी, तो लेट दिस बी पाथ नंबर 2। अब हमें यह बताना है कि जो वर्क डन किया ग्रेविटी ने ऑन ईच दीज टू पाथ्स वो कितना होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो अगर मैं पाथ 1 की बात करूं तो पहले हम इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, एंड दिस इज द साइड व्यू। एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि ये साइड व्यू है, मतलब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऊपर लेके जा रहे हो, सरफेस से कुछ 1 मीटर ऊपर लेके गए। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा इस वक्त, -mgh। ग्रेविटी तो नीचे लग रही होगी और आप लेके उसको ऊपर जा रहे हो, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा यहां से लेके यहां तक, दिस वुड बी -mgh। एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आप मूव करवा रहे हो ऑब्जेक्ट को, दिस इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी फोर्स, तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन, द टोटल वर्क डन वुड बी -mgh, यही रहने वाला है। तो माइनस m is 4.57, g is 9.81 एंड देन h is 1 मीटर। ये 1 मीटर में दिया हुआ है, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी नियर बाय -45 जूल्स। तो जब आपने फर्स्ट पाथ फॉलो करी तो वर्क ग्रेविटी ने कितना किया, -45 जूल्स। अब अगर आप सेकंड पाथ फॉलो करते हो तब ग्रेविटी ने कितना वर्क किया उसको समझते हैं। सो वर्क डन इन द पाथ 2। तो जब आप ए से लेके इस पॉइंट तक मूव कर रहे हो तो आप यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी फोर्स, तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, तो यहां तक जीरो। देन नेक्स्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब आप मूव कर रहे हो, मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी mg, एंड आप इसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हो, तो ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा, -mgh, और यहाँ पे h कितना है 2 मीटर, तो मैं यहाँ पे 2 mg लिख देता हूँ या ऐसे कर देता हूँ। देन प्लस जब आप ऐसे मूव कर रहे हो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो यार मूविंग परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी फोर्स, तो वर्क डन जीरो किया ग्रेविटी ने, तो ये जीरो। देन प्लस अब इस पॉइंट से लेके पॉइंट बी तक यू आर मूविंग डाउन, और ग्रेविटी भी नीचे नीचे की तरफ लग रही, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा mgh, h यहाँ पे कितना है 1, तो mg 1 हो गया, ये 1 मीटर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -mgh, ये कितना होगा 2 और यहाँ 1, तो यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगा बेसिकली।
अब अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो वही सेम ही आ जाएगा, -4.57, जी इज़ 9.81, ये तो 1 है ही, तो यहाँ से आ जाएगा -45 जूल्स। तो ये चीज़ यहाँ से वेरीफाई हो गई कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी कौन सी पाथ फॉलो कर रहे हो, आप इस वाले पाथ से जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी, या किसी और पाथ से जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो वर्क डन है वो सेम ही रहेगा। अब अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, मैं कहूं कि ये साइड व्यू नहीं, अगर मैं इसको बना दूं टॉप व्यू, मतलब आप इसको आप ऊपर से देख रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को सरफेस पे ही मूव करवा रहे हो, सरफेस के ऊपर नहीं लेके गए। एक बार आप राइट साइड लेके गए, देन लेफ्ट साइड, देन बैक साइड, एंड देन यहाँ पे, तो सरफेस के ऊपर ही आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो। तो इस केस में समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, काइनेटिक फ्रिक्शन ने, बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब आप ये वाली पाथ फॉलो करते हो तब फ्रिक्शन कितना वर्क करता है, और जब आप ये वाली पाथ फॉलो करते हो तब फ्रिक्शन कितना वर्क करता है, उसको समझते हैं अब। तो बेसिकली अब हम ये निकालने वाले हैं कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ वर्क डन करती है बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन टू डिफरेंट पाथ, क्या वो वर्क डन सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये हमें निकालना है। तो आप कांस्टेंट स्पीड के साथ इसको मूव कर रहे हैं ऑन बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं 0.93, और जो मास है ऑब्जेक्ट का वो अभी सेम ही है 4.57 kg। एक चीज फर्क ये हुआ है कि आप इस वक्त टॉप व्यू से देख रहे हो, मतलब अब जब आप जो ये ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो इस सरफेस पे ही मूव कर रहे हो, सरफेस से ऊपर नहीं लेके जा रहे हो। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट इज म्यू के एम जी, इतना लगेगा। एंड आपने इसको कितना मूव करवाया, 1 मीटर, तो वर्क डन कितना किया काइनेटिक फ्रिक्शन ने। सो मैं पहले पाथ 1 की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के एम जी इंटू डी, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। देन जब आप इससे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप जाते हो, तो अभी भी फ्रिक्शन किधर ही लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा, कितना, म्यू के एम जी, इतना ही लगेगा। और कितना डिस्टेंस आपने मूव करवाया है, 3 मीटर। तो वर्क डन कितना किया काइनेटिक फ्रिक्शन ने, माइनस म्यू के एम जी, ये तो फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 टाइम्स म्यू के एम जी, इतना आ जाएगा। अब अगर आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो -4 इंटू म्यू के है 0.63, एम है 4.57 kg, जी है 9.81। इसको आप सिंप्लीफाई करो अपने कैलकुलेटर से, you'll get the result to be -110 जूल्स। तो अगर आप ये वाली रेड वाली पाथ फॉलो करते हो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, इतना वर्क किया। अब अगर मैं ग्रीन वाली पाथ फॉलो करूं तब फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा वो निकालते हैं। तो जब आप पॉइंट ए से इस वाले पॉइंट तक आप जाओगे तो फ्रिक्शन तो किधर लग रहा है, पीछे की तरफ ही लग रहा है, कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, म्यू के एम जी, यही रहेगा। और कितना डिस्टेंस आपने मूव किया, 6 मीटर, तो W2, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के टाइम्स एम जी मल्टीप्लाइड विद 6। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस कितना मूव किया, 2 मीटर, तो माइनस म्यू के एम जी इंटू 2 हो जाएगा। देन इस वाले से इस वाले तक आप 3 मीटर मूव किए हो, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू 3। एंड देन आप यहाँ से यहाँ तक गए हो तो 1 मीटर, तो अभी भी फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये 2 8, 3 11, 1 12, तो मतलब -12 टाइम्स म्यू के एम जी हो जाएगा। अब अगर आप वैल्यूज पुट कर दो तो म्यू के है 0.63, एम तो है 4.57, जी इज 9.81। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर टू बी -340 जूल्स। तो आप देख रहे हो कि जब आप ये वाली ग्रीन वाली जब आपने पाथ फॉलो किया तो वर्क जो फ्रिक्शन ने किया वो -340 जूल्स किया, बट जब आपने रेड वाली पाथ फॉलो की तो जो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो -110 जूल्स वर्क किया, जो कि डिफरेंट है।
बेसिकली आप मतलब ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो तो जो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो ज़्यादा किया। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो गया कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उसमें वर्क डन डिफरेंट होता है बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बट अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स जो कि ग्रेविटी फोर्स की बात करूं तो उस केस में जो वर्क डन आता है बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप अलग अलग डिफरेंट पाथ फॉलो करके भी जाओ तब भी वर्क डन सेम ही रहता है, बट नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफरेंट जो वर्क है वो डिफरेंट रहता है। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पाथ नज़र आ रही होंगी बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट सी। तो हमें दिया हुआ है कि आप ए से बी की तरफ जाते हैं तो जो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है दिस इज 15 जूल्स, एंड पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो जो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है दिस इज -5 जूल्स। ओके, हमें ये बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग द पाथ। ऑप्शन पार्ट ए इज सी डी ए, मतलब आप सी डी ए अगर आप ये वाले पाथ फॉलो करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया ये हमें निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि अगर आप पाथ फॉलो करते हो ए ई सी तब कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया वो हमें बताना है। ओके, तो अगर मैं ये वाली पाथ देखूं ए बी सी तो कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया 15 जूल्स, देन दिस इज -5 जूल्स, सो दिस इज इक्वल्स टू 10 जूल। इतना वर्क किया व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी बाय दिस पाथ, रेड वाली पाथ से। अब आप वापस आ रहे हो, मतलब ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सी डी ए, तो आप ये वाली पाथ फॉलो कर रहे हैं एंड ये एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है इन द क्लोज्ड पाथ दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो वर्क डन किया ए बी सी पाथ में प्लस जो वर्क डन हुआ सी डी ए ये वाली पाथ में, दिस इज सी डी एंड देन ए, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए बिकॉज ये एक क्लोज्ड साइकिल बन रही है। आप देख रहे हो क्लोज साइकिल बन रही है। तो यहां से जो W C D A हो जाएगा वो नेगेटिव ऑफ दिस आ जाएगा जो कि -10 हो जाएगा, तो -10 जूल्स। तो अगर आप ये वाली पाथ फॉलो करके आप बेसिकली वापस आ रहे हो तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड 10 जूल्स ही रहा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो ये जो साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इस वाली पाथ की फॉलो करूं ए ई एंड देन सी, तो बेसिकली आप ए और पॉइंट सी की तरफ ही मूव कर रहे हो, बट आपने पाथ डिफरेंट चूज कर ली। पहले आपने ये वाली पाथ चूज की थी ए से सी की तरफ जाने के लिए, अब आपने ये वाली पाथ चूज की। क्योंकि आप ए से सी की तरफ जा रहे हो दोनों ही केस में तो वर्क डन सेम ही हो जाएगा जो कि 10 जूल्स होगा। तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो जो वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स ने किया दैट विल बी इक्वल्स टू 10 जूल्स। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड द डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो अभी के लिए गुड बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।